नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज से हम राजस्थान भूगोल की सीरीज शुरू करेंगे, जिसका हमारा ये पहला पार्ट रहेगा और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल सीरीज रहेगी। राजस्थान भूगोल से संबंधित ये सीरीज है। आज हम बात करेंगे कि राजस्थान की उत्पत्ति और निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद में हम राजस्थान की स्थितियों और विस्तार से संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो देखेंगे और हम भौतिक विभाजन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो राजस्थान की उत्पत्ति है वो कैसे हुई है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान की उत्पत्ति है वो दो भागों से हुई है। एक तो है गोंडवाना लैंड और दूसरा है तैतीस सागर। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि गोंडवाना लैंड है जो प्राचीन भाग है, उससे कौन कौन से राजस्थान के अंदर भाग हैं वो बने हुए हैं। तो अरावली हो गई जो पठारी और चट्टानी भाग है। दूसरा अड़ोती का पठार हो गया, ये भी पठारी और चट्टानी भाग है। साथ ही भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है। ये शुरू में जब धरती बनी थी उस समय की बात है। जो पेंजिया और पैंतालास है उससे जो गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर बने थे, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो गोंडवाना लैंड के कौन कौन से भाग हैं राजस्थान के अंतर्गत, एक तो है अरावली पर्वतमाला और दूसरी है हाड़ौती का पठार। ये दोनों गोंडवाना लैंड के भाग हैं। अब हम बात करेंगे तैतीस सागर के बारे में, जो मिट्टी वाला भाग है। तो इससे कौन कौन से पार्ट हैं राजस्थान के अंतर्गत वो बने हैं। तो एक तो मरुस्थलीय भाग हो गया और दूसरा हो गया पूर्वी मैदान। तो ये दोनों भाग किसके हैं, ये दोनों भाग हैं वो तैतीस सागर से बने हुए हैं। एक बार मैं दोनों आपको बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये हमारा राजस्थान है। तो अब हम बात करें कि कौन कौन से पार्ट हैं वो बने हैं। तो आप इधर से चलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले मरुस्थल आएगा। तो मरुस्थल किससे बना है, ये बना है तैतीस सागर से। फिर आएगी अरावली, तो ये किससे बनी है, ये बनी है गोंडवाना लैंड से। फिर आएगा पूर्वी मैदान, तो पूर्वी मैदान किससे बना है, ये बना है तैतीस सागर से। और अंत में आएगा अड़ोती का पठार, तो ये बना है गोंडवाना लैंड से। तो आप ध्यान रखेंगे किस प्रकार से चलना है, हमें इधर से चलना है। तो सबसे पहले आएगा तैतीस सागर, फिर गोंडवाना, फिर तैतीस, फिर गोंडवाना। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगर हम राजस्थान में पश्चिम दिशा से प्रवेश करें तो सबसे पहले मरुस्थल जो तैतीस सागर से बना है, फिर उसके बाद आएगी अरावली जो गोंडवाना लैंड से बनी है, फिर आएगा पूर्वी मैदान, फिर तैतीस सागर से बना है, और फिर अंत में अड़ोती का पठार है वो गोंडवाना लैंड से बना है। तो आप ध्यान रखेंगे कि तैतीस गोंडवाल, तैतीस गोंडवाल, इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे जो राजस्थान की स्थिति है विस्तार से संबंधित जो भी फैक्ट बन रहे हैं वो देखेंगे। तो हम राजस्थान की स्थितियों विस्तार के बारे में देखेंगे। तो हम इसके अंतर्गत दो चीजें देखेंगे। पहले हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति देखेंगे, उसके बाद हम जो भी विस्तार है राजस्थान का वो देखेंगे। भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत हम अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है वो देखेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। मान लीजिए एक ग्लोब है। अब ग्लोब को हम दो भागों में बांटते हैं। तो ये ऊपर वाला जो भाग है ये तो कहलाता, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और नीचे वाला है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यहाँ पे स्थित है, आप ध्यान रखेंगे। और जब हम गोलार्ध को इस प्रकार से बांटते हैं तो ये इधर की साइड रहेगा यानी पूर्वी गोलार्ध में, और इधर की साइड रहेगा ये पश्चिमी गोलार्ध। तो राजस्थान जो है इंडिया हमारा वो यहाँ पे पड़ता है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत। तो हम जो भी अक्षांश की बात करेंगे तो हम सिर्फ उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे, क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित जो भी अक्षांश हैं सभी के सभी उत्तरी अक्षांश हैं। तो राजस्थान उत्तरी अक्षांश में आएगा। और इधर से हम बात करेंगे तो पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आता है राजस्थान पूरा इंडिया। तो पूर्वी गोलार्ध पूर्वी देशांतरीय विस्तार है वो सभी के सभी पूर्वी देशांतर होंगे। अब हम देखें कि अक्षांशीय विस्तार है वो राजस्थान का किस प्रकार से है। तो देखिए, ये हमारा राजस्थान हो गया। तो राजस्थान का देखिए, सबसे पहले बात करें 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो बांसवाड़ा के बोरकुंडा, यहाँ पे उत्तरी अक्षांश हमारा कितना रहेगा, ये रहेगा 23 डिग्री 3 मिनट। यहाँ से स्टार्ट होकर और ये ऊपर गंगानगर तक जाएगा, कितना है, ये यहाँ तक है 30 डिग्री 12 मिनट। 30 डिग्री 12 मिनट यहाँ तक जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर जो यहाँ पे सबसे दक्षिण में कौन सा स्थान है, बांसवाड़ा जिला और उसका बोरकुंडा गांव है वो यहाँ पे पड़ेगा। और उत्तर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा है, गंगानगर जिला पड़ेगा और उसका कोणा गांव है वो पड़ेगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान का उत्तरी अक्षांश कितना है, तो वो है 23 मिनट 3 डिग्री से
वो सॉरी, ये 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है वो उत्तरी अक्षांश रहेगा। और जब उत्तरी अक्षांश के अंतर की बात आएगी कि इनका कितना अंतर है, तो आप ध्यान रखेंगे कि उत्तरी अक्षांशों का विस्तार है वो कितना है, वो है 6 डिग्री 9 मिनट, यानी अक्षांशों का जो अंतर है वो कितना है, 6 डिग्री 9 मिनट है वो अंतर रहेगा। अब हम बात करें कि राजस्थान में उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो कितनी रहेगी, तो यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो कितनी है, वो 826 किलोमीटर है वो लंबाई रहेगी। और अब हम कर्क रेखा की बात करें, जो 23 डिग्री होती है, कौन सी कर्क रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध में से गुजरती है, वो राजस्थान के 2 जिलों में से गुजरती है, राजस्थान के दक्षिण में से डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और इसमें राजस्थान में इसकी लंबाई है वो टोटल कितनी रहेगी, 26 किलोमीटर है वो इसकी लंबाई रहेगी, किसकी, कर्क रेखा की, जो बांसवाड़ा है वो डूंगरपुर 2 जिलों से गुजरती है। अब हम देखें कि सूर्य की किरणें हैं वो सर्वाधिक सीधी है वो कर्क रेखा के ऊपर गिरती हैं, यानी जो दक्षिण में है, राजस्थान में जो दक्षिणी जिले हैं, यहाँ पे सूर्य की किरणें वो एकदम सीधी गिरेंगी। और तिरछे की बात आएगी तो सर्वाधिक तिरछे है वो उत्तर में गिरेंगी, यानी गंगानगर जिला है वहाँ पे सर्वाधिक तिरछापन रहेगा सूर्य की किरणों का। और सूर्य की सीधे किरणें वो कहाँ पे गिरेंगी, वो गिरेंगी बांसवाड़ा के अंतर्गत। और उत्तरी अक्षांश की दिशा है वो हमेशा कहाँ रहेगी, दिशा हमेशा आपको ध्यान रखेंगे कि उत्तरी अक्षांश ही रहेगी। जब अक्षांश स्थिति की बात आएगी तो हमें उत्तरी ही करनी है, यानी उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश। तो ये जरूर से ध्यान रखेंगे आप कि अक्षांश की स्थिति के अंतर्गत दिशा हमेशा कौन सी रहेगी, उत्तरी ही रहेगी। अब हम बात करें राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार है वो आप जरूर ध्यान रखेंगे। देशांतरीय विस्तार के अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे कि ये जो हमने शुरू में देखा था, ग्लोब देखा था, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। तो ये कौन सा गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है। तो जो इंडिया है वो हमारा यहाँ पे है, पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे हम देशांतरीय स्थिति में कौन सी दिशा लेंगे हमेशा, तो दिशा हमेशा पूर्वी देशांतरी ही लेंगे, ये आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। अब हम देशांतरीय स्थिति की बात करें तो देखिए ये हमारा राजस्थान हो गया। देशांतरीय स्थिति यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा जिला है, जैसलमेर जिला है। और यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे धौलपुर जिला है। तो जैसलमेर जिले का यहाँ पे गांव की बात करें तो वो कटरा गांव आएगा। कौन सा गांव आएगा, कटरा गांव। और हम धौलपुर में गांव की बात करें तो वो आएगा सिलोन गांव। और हमारा देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक है वो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, वो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, जो पूर्वी देशांतर है वो स्थित है। और जैसलमेर का कटरा गांव और धौलपुर का सिलोन गांव है वो इन देशांतरों के ऊपर स्थित है। और दिशा हमेशा कौन सी आएगी, हमेशा पूर्वी देशांतरी आपको लेना है। और यहाँ जो जैसलमेर से धौलपुर तक देशांतरों की दूरी की बात करें तो वो कितनी होगी, यानी जो पूर्व से पश्चिम राजस्थान की दूरी है वो कितनी है, वो है 869 किलोमीटर। और सूर्य उदय और सूर्य अस्त का अंतर है, यानी जैसलमेर और धौलपुर में जो सूर्य अस्त और सूर्य उदय का अंतर है वो कितना होगा, वो हमेशा 35 मिनट 8 सेकंड है वो होगा। यहाँ से यहाँ तक सूर्य उदय होकर और यहाँ तक जब सूर्य अस्त होगा, यानी सबसे आप ये भी ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले उदय सूर्य धौलपुर में होता है और अस्त भी धौलपुर में होता है। लेकिन जब धौलपुर में सूर्य उदय होगा और जैसलमेर में सूर्य उदय होगा, इन दोनों का अंतर है वो कितना होगा, वो होगा 35 मिनट 8 सेकंड। इसके बाद हम बात करें कि राजस्थान का जो मध्य पॉइंट है यानी सेंटर पॉइंट है वो कौन सा है, तो वो है नागौर। नागौर का भी ये गांव आप जरूर ध्यान रखेंगे, लामपोलाई या घगराना गांव है, वो राजस्थान का मध्य बिंदु कहलाता है, जो एकदम सेंटर में स्थित है। इस प्रकार से हमने राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति देख ली। अब हम राजस्थान का विस्तार है वो देख लेते हैं। तो विस्तार के अंतर्गत हम 4 टॉपिक मुख्य रूप से देखेंगे, राजस्थान का क्षेत्रफल, उसके बाद राजस्थान की आकृति और प्रमुख जिलों की आकृति देखेंगे, उसके बाद हम राजस्थान की सीमा के बारे में भी बात करेंगे। तो क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितना है, वो आप सभी को बताइए। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का क्षेत्रफल आप जरूर से ध्यान रखेंगे, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और कभी कभार हमें ये डाटा वर्ग किलोमीटर न देकर वर्ग मील में पूछ लेता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि 1,32,139 वर्ग मील, आप इन्हें याद रखेंगे। 1,32,139 वर्ग मील है वो राजस्थान का वर्ग मील में क्षेत्रफल है। और ये जो क्षेत्रफल है ये देश का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान है वो देश का 10.41% हिस्सा क्षेत्रफल का रखता है।
और देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, 1 नवंबर 2000 से ये बना था। जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है वो राज्य अलग हो गया था, तब से राजस्थान है वो देश का सबसे बड़ा राज्य है। और विश्व में योगदान की बात करें कि विश्व में राजस्थान का क्षेत्रफल का कितना योगदान है, तो आप ध्यान रखेंगे कि विश्व में जो राजस्थान के क्षेत्रफल का योगदान है वो कितना है, 0.25% रहेगा। और हम राजस्थान के क्षेत्रफल की विश्व में अन्य देशों के साथ तुलना करें तो ये फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, जापान, नॉर्वे इन देशों के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है कौन, राजस्थान। तो कौन कौन से ये देश हैं, फिनलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, जापान और नॉर्वे इन देशों के क्षेत्रफल के बराबर ही राजस्थान का क्षेत्रफल है। और किन देशों से राजस्थान है वो बड़ा है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन हो गया, श्रीलंका हो गया और इजराइल हो गया। तो इन देशों से राजस्थान है वो बड़ा है, कितना कितना बड़ा है, ब्रिटेन से लगभग 2 गुना बड़ा है राजस्थान, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और इजराइल से राजस्थान है वो 17 गुना बड़ा है। कभी कभार एग्जाम में ये भी फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, जापान, नॉर्वे के क्षेत्रफल के बराबर है, साथ ही ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है तथा इजराइल से राजस्थान है वो 17 गुना बड़ा है। अब हम बात करें कि राजस्थान के सबसे बड़े जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान के 4 जो बड़े जिले हैं उनकी ट्रिक है जे, तो जे से जैसलमेर होगा, फिर बी से बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो ये राजस्थान के 4 बड़े जिले हैं, कौन कौन से हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। ये राजस्थान के सबसे 4 बड़े जिले हैं। अब सबसे बड़े के बाद हम सबसे छोटे जिले हैं वो भी देख लेते हैं। तो ट्रिपल डी, 3D से आप याद रखेंगे कौन कौन से हैं, धौलपुर हो गया, ये सबसे छोटे जिले हैं, फिर दौसा हो गया, फिर डूंगरपुर हो गया और प्रतापगढ़ हो गया। ये 4 जिले राजस्थान के सबसे छोटे जिले हैं। 3DP आप एक और लिख लीजिए, ये धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ ये राजस्थान के सबसे छोटे जिले हैं। अब हमने एरिया है वो देख लिया है। अब हम बात करेंगे आकृति की, यानी प्रमुख जो जिले हैं उनकी आकृति भी देखेंगे, साथ में राजस्थान की आकृति भी देखेंगे कि राजस्थान की आकृति है वो किस प्रकार से है। तो राजस्थान की आकृति यानी शेप की बात करें तो राजस्थान की आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज यानी रोम्बस के समान है। यानी राजस्थान की आकृति किसके समान है, रोम्बस यानी विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। साथ ही पतंगाकार भी हम इसको बोल सकते हैं। राजस्थान की आकृति इस प्रकार से है, तो देख लीजिए ये पतंगाकार आकृति के रूप में दिखाई दे रहा है। इसको रोम्बस यानी विषम कोणीय चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। और ये विषम कोणीय जो चतुर्भुज की समान आकृति है ये सबसे पहले किसने बताई थी, तो ये बताई थी टी.एच. हेडले ने। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान की विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति किसने बताई थी, ये बताई थी टी.एच. हेडले ने। अब हम प्रमुख जिले हैं उनकी आकृतियां देख लेते हैं कि किस किस जिले का आकार किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ की जो आकृति है वो कुर्सी नुमा यानी सोफे के समान है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि हनुमानगढ़ की आकृति है वो किस प्रकार से है, यानी हनुमानगढ़ की आकृति कुर्सी नुमा या सोफे के समान है। फिर है सीकर की, तो सीकर की आप ध्यान रखेंगे सीकर इस प्रकार से है। तो सीकर की आकृति है वो अर्धचंद्राकार तस्त्री नुमा या पहले नुमा आकृति है वो सीकर की है। फिर दौसा की बात करें तो दौसा इस प्रकार से है। तो दौसा की आकृति है वो धनुषाकार है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर करौली की आकृति है वो बतकाकार है, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़ की आकृति घोड़े की नाल के समान है। चित्तौड़ ये काफी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि घोड़े की नाल के समान किस जिले की आकृति है, तो चित्तौड़गढ़ हो गया। फिर राजसमंद की आकृति है वो तिलक के समान है, यानी पानी की बूंद के समान किसकी आकृति है, राजसमंद जिले की। और फिर भीलवाड़ा की आकृति की बात करें तो वो आयताकार आकृति है वो भीलवाड़ा की रहेगी। भीलवाड़ा की आकृति है वो आयताकार रहेगी। फिर टोंक की आकृति की बात करें तो टोंक की आकृति है वो वर्गाकार रहेगी, टोंक की आकृति। तो इस प्रकार से हमने जो भी प्रमुख जिले हैं उनकी आकृतियां किस प्रकार से हैं वो हमने देख ली। अब हम बात करेंगे राजस्थान की बाउंड्री की, यानी राजस्थान की सीमा है वो किस प्रकार से है। अब हम राजस्थान की बाउंड्री की बात करें तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है, वो है 5920 किलोमीटर। कितनी रहेगी, 5920 किलोमीटर वो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है वो रहेगी। फिर राजस्थान की सीमा स्थलीय सीमा है उसको हम 2 भागों में आगे फिर बांटेंगे, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, एक है अंतर्राज्यीय सीमा। अब हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस प्रकार से विभाजित है वो भी आप देख लीजिए। तो राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसकी लंबाई रहेगी 1070 किलोमीटर। कितनी रहेगी, 1070 किलोमीटर। जो राजस्थान की कुल सीमा का कुल 18% है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है। फिर उसका नाम क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, तो आप ये भी आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है वो रेड क्लिफ है। और ये इसका निर्धारण है वो कब किया गया था, तो इसका नाम है वो 17 अगस्त 1947 को किया गया था। और ये कहाँ से शुरू होती है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये गंगानगर के हिंदूमल कोर्ट से शुरू होकर
यानी गंगानगर के हिंदू मंडल कोर्ट से शुरू होकर ये बाड़मेर के बाखासर तक जाती है। इस रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा नाम रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो राजस्थान की उसका। और फिर उस पर 5 जिले स्थित हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। पहला हो गया गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा फलोदी जो नया जिला बना है वो, और फिर चौथा है जैसलमेर, और 5वां अंत में आएगा बाड़मेर। तो इस प्रकार से 5 जिले होंगे जब हम फलोदी को शामिल कर लेते हैं। जो नया जिला है वो फलोदी उसको शामिल करें तो 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं। अब हम बात करें कि जो सबसे लंबी सीमा है वो किसकी लगती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो जैसलमेर की लगती है। वो कितनी है? 464 किलोमीटर। और सबसे कम है वो फलोदी की लगती है नए जिले के अनुसार। और वैसे हम पुराने जिलों के अकॉर्डिंग देखें तो बीकानेर की सबसे छोटी लगती थी, वो लगती थी 168 किलोमीटर। अब फलोदी का अभी तक डाटा आया नहीं है, लेकिन फलोदी की सबसे कम लगेगी और जैसलमेर की सर्वाधिक लगती है 464 किलोमीटर। अब हम बात करें कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन जिलों की है, तो बीकानेर हो गई, फलोदी हो गई और जैसलमेर, ये जिले हैं तो ये प्योर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये किसी राज्य के साथ यानी अंतर्राज्यीय सीमा है वो नहीं बनाते हैं। जबकि गंगानगर पंजाब के हरियाणा के साथ सीमा बनाता है और बाड़मेर है वो गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो बीकानेर हो गया, फलोदी हो गया, जैसलमेर हो गया, ये 3 जिले प्योर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बनाते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकटतम जिला मुख्यालय की बात करें तो वो कौन सा जिला रहेगा? गंगानगर का रहेगा। और सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय की बात करें सीमा के ऊपर स्थित है उन जिलों में तो वो रहेगा बीकानेर। और वैसे हम बात करें कि राज्य का सबसे सर्वाधिक दूर अंतर्राष्ट्रीय वो सीमा से जिला मुख्यालय कौन सा है तो वो रहेगा धौलपुर। और पाकिस्तान से बात करें तो पाकिस्तान के 2 राज्य हैं वो राजस्थान के साथ टच होते हैं। एक तो पंजाब राज्य है और एक है सिंध। और पंजाब के 3 जिले हैं और जबकि सिंध है उसके 6 जिले, यानी पाकिस्तान के कुल 9 जिले हैं वो राजस्थान की सीमा के साथ टच करते हैं। और ये कौन सी सीमा है? ये हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखी थी जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर और राजस्थान की कुल सीमा है उसका 18% है वो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की। तो अंतर्राज्यीय सीमा है वो किस प्रकार से विभाजित है देख लीजिए। तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है उसकी कुल लंबाई है वो कितनी है? 4850 किलोमीटर रहेगी और ये कुल सीमा का 82% है वो अंतर्राज्यीय सीमा रहेगी। और राजस्थान के साथ 5 राज्य हैं वो सीमा अपनी साझा करते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे रहेगा पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यूपी, फिर यहाँ पे एमपी और यहाँ पे गुजरात। इस प्रकार से राजस्थान के साथ 5 राज्य हैं वो अपनी सीमा टच करते हैं। और राजस्थान के कुल 25 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो बनाते हैं कितने? 25। अब राज्यों के साथ सीमा हम 5 जो राज्य देखें उनमें कौन कौन से राज्य हैं वो किस प्रकार सीमा बनाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश है वो राजस्थान के साथ अपनी सर्वाधिक सीमा बनाता है। कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर की। और राजस्थान के 10 जिले हैं वो मध्य प्रदेश के साथ टच करते हैं। यानी सर्वाधिक जो राजस्थान है वो किस राज्य के साथ सीमा बनाता है तो वो बनाता है मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर और राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश को टच करते हैं। और फिर हम हरियाणा की बात करें तो दूसरे नंबर हरियाणा है जो 1262 किलोमीटर सीमा साझा करता है राजस्थान के साथ। और राजस्थान के 8 जिले हैं वो हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं जिसमें हनुमानगढ़ हो गया, शेखावाटी के 3 जिले हो गए, फिर कोटपुतली बहरोड हो गया, खेतल तिजारा हो गया, अलवर हो गया, डीग हो गया। हमने ये जो डाटा है नए जिलों के अकॉर्डिंग लिए हैं। आप पुराने जिले के आधार पर जाएंगे तो आप सभी को बताई जाएंगे कि कोटपुतली बहरोड, खेतल तिजारा और अलवर है ये तीनों एक जगह हो जाएंगे और डीग की जगह भरतपुर आ जाएगा। और हनुमानगढ़ और शेखावाटी जिले हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। अब हम तीसरे नंबर पर बात करें तो गुजरात के साथ राजस्थान है वो 1022 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और राजस्थान के 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, उदयपुर हो गया, फिर सिरोही हो गया, फिर जालौर हो गया और फिर बाड़मेर है वो हो गया। तो आप ध्यान रखेंगे कि गुजरात के साथ बाड़मेर की भी सीमा लगती है और बांसवाड़ा की भी सीमा है वो लगती है। अब हम बात करें उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान कितनी सीमा साझा करता है तो उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की 877 किलोमीटर की सीमा लगती है। और 3 जिले हैं जो यूपी से लगते हैं तो एक हो गया डीग, फिर भरतपुर और धौलपुर, ये 3 जिले हैं जो भरतपुर के साथ सीमा साझा करते हैं। और पुराने जिलों के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो डीग भरतपुर एक जिला हो जाएगा तो यानी फिर 2 जिले बचेंगे। पंजाब के साथ सबसे कम सीमा साझा राजस्थान की होती है वो कितनी होती है? 89 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और 2 जिले हैं जो पंजाब के साथ लगते हैं, एक है गंगानगर, दूसरा है हनुमानगढ़। तो इस प्रकार से हमने देख लिए कि जो राजस्थान के जिले हैं वो किस प्रकार से अन्य राज्यों के साथ सीमा टच करते हैं। साथ ही ये भी देख लिया है कि कौन कौन से राज्य के साथ कितने जिले हैं वो टच होते हैं।
अब हम बात करेंगे कि दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं, यानी जो दो राज्य हैं उनके साथ सीमा बनाने वाले जिले की संख्या कितनी है, तो 4 है। तो सबसे पहले बात करें हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ है वो हनुमानगढ़ यहाँ पे पड़ेगा। तो पंजाब के साथ भी सीमा टच करता है और हरियाणा के साथ भी हनुमानगढ़ की सीमा है वो साझा होती है। फिर हम बात करें डीग की, तो डीग हरियाणा के साथ भी सीमा साझा करेगा और यूपी के साथ भी अपनी सीमा है वो साझा करता है। और यहाँ पर रहेगा धौलपुर, तो धौलपुर यूपी के साथ भी सीमा साझा करता है, साथ में एमपी के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जिला यहाँ पे बांसवाड़ा रहेगा, तो बांसवाड़ा गुजरात के साथ भी सीमा साझा करता है, साथ ही एमपी के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो ये गुजरात की, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डूंगरपुर रहेगा या फिर बांसवाड़ा, तो आप ध्यान रखेंगे कि बांसवाड़ा जिला है वो दो राज्यों के साथ सीमा टच करता है, एक तो एमपी के साथ और दूसरा गुजरात के साथ। इस प्रकार से जो 4 जिले हैं जो दो दो राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं वो हमने देख लिए। कौन कौन से? हनुमानगढ़ हो गया, फिर डीग हो गया, फिर धौलपुर हो गया और फिर बांसवाड़ा हो गया। अब हम देख लेते हैं कि वो कौन से राज्य हैं जो एक राज्य के साथ अपनी सीमा है वो 2 बार है वो टच करते हैं, जो विखंडित हैं या फिर अखंडित हैं। यानी चित्तौड़गढ़ हो गया, जो चित्तौड़गढ़ है वो 2 बार अपनी सीमा साझा करता है एमपी के साथ, एक बार तो सीधा टच होता है और एक बार भीलवाड़ा के द्वारा बीच में से विभाजित कर दिया जाता है, यानी खंडित हो जाता है, फिर से ये एमपी के साथ ये सीमा साझा करता है। ये 2 बार है वो अपनी सीमा साझा करता है। इसी प्रकार से कोटा हो गया, कोटा है वो एमपी के साथ ही अपनी 2 बार है सीमा साझा करता है। तो ये आप 2 जिले ध्यान रखेंगे कि ये 2 जिले कौन कौन से हैं, एक हो गया चित्तौड़गढ़, एक हो गया कोटा। तो ये 2 जिले ऐसे हैं जो 2 बार है वो राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो चित्तौड़ है वो एमपी के साथ करता है और कोटा है वो भी एमपी के साथ है वो 2 बार सीमा अपनी साझा करते हैं। अब हम बात करें कि सर्वाधिक लंबी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो राजस्थान का कौन सा जिला बनाता है, तो ये आप जरूर से ध्यान रखेंगे कि ये जो झालावाड़ जिला है ये राजस्थान की सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा है वो बनाता है झालावाड़। और सर्वाधिक छोटी अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो वो रहेगा बाड़मेर। बाड़मेर है वो सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ये किसके साथ लगता है? ये लगता है गुजरात के साथ। और झालावाड़ है वो एमपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब हम बात करें कि सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा है वो कौन सा जिला करता है, तो वो करता है जयपुर। ये 8 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नए जिले 41 जिलों के अकॉर्डिंग है वो सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करने वाला जिला है वो जयपुर। और पुराने जिलों के अकॉर्डिंग देखें तो वो जिला रहेगा पाली, जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा है वो साझा करता है। तो इस प्रकार से हमने जो भी राजस्थान की स्थिति विस्तार से फैक्ट बन रहे थे वो हमने देख लिए, भौगोलिक स्थिति हमने देख ली है, अब विस्तार भी हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक विभाजन की। तो भौतिक विभाजन की बात करें तो प्रो. मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा था, लेकिन हम है जो इम्पोर्टेंट मानते हैं उच्चावच एवं जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है और हम 4 भाग हैं वही एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं। तो 4 भाग कौन कौन से हैं? एक हो गया उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है आड़ोती प्रदेश। अब हम इन चारों प्रदेशों को डिटेल से बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। तो उत्तर पूर्वी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में हम देखेंगे। तो हम उत्तर पूर्वी प्रदेश के बारे में बात करें तो इसका क्षेत्रफल है वो 61.11% रहेगा, जो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है 100% का ये 61.11% हिस्सा है वो रखता है। और जनसंख्या की बात करें तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की तकरीबन 40% जनसंख्या है वो मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करती है और ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है। अब जब भी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात आएगी तो आप इसे 3 टी से ध्यान रखेंगे। 3 टी से, 3 टी कौन कौन सी है? थार, टेथिस और फिर अगला है ट्रेसिरिया प्लेस्टोनीसी। तो आप ध्यान रखेंगे कि पहला टी है वो थार, यानी इसको थार का मरुस्थल भी बोलते हैं। दूसरा टी है टेथिस, तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो टेथिस सागर से बना है। और तीसरा है टर्सरिया प्लेस्टोनीसिन, तो ये किस काल में बना हुआ है? तो आप ध्यान रखेंगे जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये टर्सरी या फिर प्लेस्टोसिन काल में ये बना हुआ है। और इसकी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की लंबाई की बात करें तो ये 640 किलोमीटर लंबा है, तो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन 300 किलोमीटर रहेगी। अब हम बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप ध्यान रखेंगे कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की औसत ऊंचाई है वो 200 से 300 मीटर है वो रहेगी।
अब देखें कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को हमने दो भागों में हम बांटते हैं। तो ये होगी अरावली, तो अरावली के ये पश्चिमी साइड में है, तो ये कौन सा रहेगा, ये रहेगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब हम इसको भी दो भागों में बांटते हैं, तो ये है 25 सेमी वर्षा रेखा जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है, और ये अरावली है, इसको ये 50 सेमी वर्षा रेखा के समांतर है। तो राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली तो वर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर रहेगी, और मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली जो सीमा रेखा है जो ये है, ये कितनी है, ये 25 सेमी वर्षा रेखा है। तो 25 सेमी जो ये यहाँ से आप 0 मान सकते हैं, तो 0 से 25 सेमी होगी, तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं शुष्क मरुस्थल, और 25 से 50 वाला जो हिस्सा रहेगा जो ये रहेगा इसको बोलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो 0 से 25 सेमी वर्षा रेखा और 25 से 50 सेमी वर्षा रेखा के आधार पर हम उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुष्क मरुस्थल की। तो आप ध्यान रखेंगे शुष्क मरुस्थल है वो 0 से 25 सेमी वर्षा रेखा के बीच में रहेगा, और इसके अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं इसकी वो भी देख लीजिए। तो लाठी रीजन है वो 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो लाठी सीरीज या लाठी सीरीज से जो भी क्षेत्र हैं वो शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आएंगे। और इसके अलावा बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश हैं वो भी शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत रहेंगे। वो भी कितने कितने हैं, तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो रहेगा कुल जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका 41.5%, और बालू का स्तूप युक्त है वो रहेगा 58.5%। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि शुष्क मरुस्थल का कितना भाग है वो बालू का स्तूप मुक्त है, तो 41.5% भाग है वो बालू का स्तूप से मुक्त है। और ये क्यों मुक्त है ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे चट्टानी और पथरीला मरुस्थल पाया जाता है जिसको हम अमादा बोलते हैं। तो ये चट्टानी और पथरीला मरुस्थल है इसको क्या बोलते हैं, अमादा बोलते हैं। इसके कारण ये क्या है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ चट्टानें भी पाई जाती हैं जो चुन्ना पत्थर और बुला पत्थर यानी यहाँ पे पीला पत्थर है वो पाया जाता है। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में आप ध्यान रखेंगे इसका क्षेत्रफल कितना है, 41.5% हिस्सा है वो शुष्क मरुस्थल का हिस्सा रखता है ये। साथ ही यहाँ पे चट्टानी पथरीला मरुस्थल पाया जाता है जिसको मादा बोलते हैं, और यहाँ पे चुना पत्थर की और बालू का पत्थर विशेष पाए जाते हैं। और ये किस रंग का होता है, ये पीले रंग का पत्थर होता है। और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है वो कितना रहेगा, 58.5% है वो बालू का स्तूप युक्त रहेगा। अब हम बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की बात करें तो ये निक्षेपण क्रिया से इसका निर्माण होता है बालू का स्तूपों का। और अब हम प्रमुख बालू का स्तूप है वो कौन कौन से राजस्थान के अंतर्गत यहाँ पे पाए जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बरखान की। तो बरखान है वो इसके बालू का स्तूप पर किस प्रकार का, ये अर्धचंद्राकार है, साथ ही ये गतिशील है, और ये शेखावाटी जो चूरू है वहाँ पे ज्यादा ये पाया जाता है। तो बरखान बालू का स्तूप के आप ध्यान रखेंगे ये अर्धचंद्राकार प्रकार के होते हैं, साथ ही ये गतिशील होते हैं, और ये शेखावाटी और विशेषकर चूरू जिले वहाँ पे इसकी दिखता है वो ज्यादा मिलती है। फिर अगला बालू का स्तूप है सीप। तो ये सीप क्या होता है, ये सीप होता है बरखान की एक भुजा जब आगे बढ़ जाती है तो उसे सीप बोलते हैं। फिर अगला बालू का स्तूप है पैराबोलिक। तो पैराबोलिक की आप विशेषता ध्यान रखेंगे, ये बरखान के विपरीत बनता है, साथ ही ये हेयरपिन के समान बनता है, और ये राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं, पैराबोलिक पाए जाते हैं। हेयरपिन के समान की आकृति होती है और ये सर्वाधिक क्षेत्र पर है वो पाए जाते हैं। अब अगला बालू का स्तूप है अनुपृष्ठ बालू का स्तूप। ये क्या है, ये हवा के समकोण पर बनते हैं, हवा जिस दिशा में चलती है उसके सामने ये बनते हैं, और ट्रांसवर्स होते हैं, ये पलटते रहते हैं, और इनकी दिखता है वो कहाँ पे मिलेगी, वो मिलेगी बीकानेर और गंगानगर में, ये सर्वाधिक है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगला बालू का स्तूप है अनुदैर्ध्य या रेखिक बालू का स्तूप। ये क्या है, ये हवा के समांतर बनते हैं, और ये रेखीय आकृति के भी बनते हैं, और ये जैसलमेर में है वो सर्वाधिक बनते हैं। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप में आप ध्यान रखेंगे देखिए आकृति के हवा के समांतर बनते हैं, और जैसलमेर में वो सर्वाधिक बनते हैं। फिर अगला बालू का स्तूप है तारानुमा बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप है, इनकी भुजाएं वो 3 से अधिक होती हैं, और ये अनियमित जो हवाएं चलती हैं उसके कारण ये बनते हैं, और इनकी सर्वाधिक जो देखने को मिलते हैं ये कहाँ पे मिलेंगे, ये जैसलमेर और सूरतगढ़ में सर्वाधिक मिलेंगे तारानुमा बालू का स्तूप। फिर अंतिम बालू का स्तूप है अवरोधी बालू का स्तूप। तो ये किस प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, ये बैरियर यानी हवा के मार्ग में कुछ बाधा आ जाती है, तो वहां से क्या है कि हवा के कारण जो मिट्टी उड़ती है वो बाधा के कारण वहीं रुक जाती है। तो ये अरावली के पास ज्यादा बनते हैं, और इन्हें जीवाश्मीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। जीवाश्मीय बालू का स्तूप मतलब है कि मरुस्थल में कोई जीव जंतु
मर जाता है तो उसकी हड्डियों में जो रेत फंस फंस कर बालू का स्तूप है वो बन जाते हैं। तो कौन से बालू का स्तूप है? ये अवरोधी बालू का स्तूप है। इस प्रकार से हमने देख लिया कि जो शुष्क मरुस्थल है वो किस प्रकार से दो भागों में, एक बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। उसके बाद हमने प्रमुख बालू का स्तूप है वो भी देख लिए। अब हम बात करेंगे अर्धशुष्क मरुस्थल की। अर्धशुष्क मरुस्थल के अंतर्गत देखिए, अर्धशुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे जो बागड़ प्रदेश है इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा? 75,000 वर्ग किलोमीटर रहेगा। और अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में विशेष कर बांटा गया है। तो पहला है घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन किन किन जिलों में फैला हुआ है? ये गंगानगर और मानगढ़ 2 जिलों में फैला हुआ है। साथ ही यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है उसको काठी या बग्गी मिट्टी है वो बोलते हैं। फिर 2 नंबर रहेगा शेखावाटी अंतःप्रवाह। यहाँ पे यहाँ की नदी कौन सी है? तो कांसली नदी यहाँ पे रहेगी। और साथ ही यहाँ पे जो पानी के जो सरोवर पाए जाते हैं उन्हें बीड सर आपको मिला हुआ मिलेगा आगे। यहाँ पे जो गांव पाए जाते हैं तो वहाँ पे ज्यादातर आपको सर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पुराने समय में जल स्रोत होते थे तो उस आधार पर उनके नाम रखे गए हैं। साथ ही यहाँ पे जो शेखावाटी में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको बीड बोलते हैं। और कांसी नदी के पूर्वा क्षेत्र को यहाँ पे तारावाटी है वो बोला जाता है। तो ये शेखावाटी अंतःप्रवाह से संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो हमने देखे। उसके बाद अगली रहेगी नागौर उच्च भूमि। तो नागौर उच्च भूमि के अंतर्गत क्या रहेगा? ये नागौर अजमेर के अंतर्गत है नागौर उच्च भूमि। साथ ही यहाँ पे कुबड़ पट्टी पाई जाती है नागौर उच्च भूमि में। और यहाँ पे लवणीय जिले उसकी सर्वाधिक मात्रा है वो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? नागौर उच्च भूमि। इस क्षेत्र में जो भी जिले वो कौन किस प्रकार की हैं? लवणीय प्रकार की। फिर अंतिम पार्ट रहेगा अर्धशुष्क मरुस्थल का लूणी बेसिन। लूणी बेसिन को क्या बोलते हैं? इसको गोडवार प्रदेश भी बोलते हैं, यानी लूणी नदी का जो भी उपवा क्षेत्र है उसको गोडवार प्रदेश बोलते हैं। साथ ही नेहड़ कारण वो भी किस प्रदेश की विशेषता है? ये लूणी बेसिन की विशेषता है। और काला भूरा डूंगर जो पर्वत है वो लूणी बेसिन की पूर्वी सीमा है वो बनाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हमने देख लिया है कि जो शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल है, जो मरुस्थल को 2 भागों में बांटा था उसको हमने देख लिया। अब मरुस्थल से संबंधित जो भी अन्य फैक्ट हैं वो भी हम कवर कर लेते हैं। अब हम बात करें और कौन कौन से फैक्ट हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि मरुस्थल में जो खड़ीन झीलें पाई जाती हैं उनकी शुरुआत किसने की थी? तो पालीवाल ब्राह्मण ने की थी। और ये एक प्रकार की कृत्रिम झीलें होती हैं। और यहाँ पे जब ये झीलें सूख जाती हैं तो वहाँ पे कृषि की जाती है जिसको खड़ीन कृषि बोलते हैं। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। फिर उसके बाद पलाया, तली या ढांड, ये क्या है? तो ये जो मरुस्थल के अंतर्गत अस्थायी एवं प्राकृतिक खारी झीलें बनती हैं वर्षा के मौसम में, तो उनको क्या बोलते हैं? पलाया, तली या ढांड बोला जाता है। फिर अगली है लाठी सीरीज। तो लाठी सीरीज क्या है? ये एक भूगर्भीय जलपट्टी है जो पोखरण से मोहनगढ़ तक विस्तृत है। और इसमें सेवन घास उसकी अधिकता है वो पाई जाती है। फिर अगली है बालसन। तो बालसन क्या है कि पहाड़ियों के बीच में जो झील होती है उसको बालसन बोलते हैं। मरुस्थल में जो पहाड़ी हैं उनके बीच में अगर झील हो तो उसे बालसन बोलते हैं। और सांबर झील है वो बालसन का ही एक उदाहरण है। फिर अगला है बाप बोल्डर क्ले। तो ये जोधपुर के अंतर्गत स्थित है। और ये किस काल से संबंधित है? तो ये आप ध्यान रखेंगे, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बाप बोल्डर क्ले किस युग से संबंधित है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, परमो कार्बोनिफेरस काल से ये संबंधित है बाप बोल्डर क्ले। फिर अगला है अक्कलकोट फॉसिल पार्क। ये जैसलमेर के अंतर्गत स्थित है और ये जुरासिक काल से संबंधित है। और यहाँ पे क्या है कि 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म के अवशेष है वो मिले हैं। तो अक्कलकोट फॉसिल पार्क कहाँ पे है? ये जैसलमेर में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान की उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी फैक्ट थे वो हमने देख लिए। अब हम अरावली और पूर्वी मैदान आड़ती पठार के बारे में भी थोड़े फैक्ट देख लेते हैं। और इनके तीनों के बारे में हम जो विस्तृत चर्चा है वो अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम जो उत्तरी अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश है उनके बारे में थोड़े विस्तार से अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन कितना कितना हिस्सा रखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश की। तो ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% हिस्सा है वो रखता है। साथ ही राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% हिस्सा है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करता है। और अरावली की औसत ऊंचाई की बात करें तो वो कितनी रहेगी? 930 मीटर है वो अरावली की औसत ऊंचाई है वो रहेगी। अब हम बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का 23% हिस्सा है वो रखता है। साथ ही यहाँ पे जनसंख्या है वो 39% निवास करती है। अब सर्वाधिक जनसंख्या की बात आएगी तो वो उत्तर पश्चिमी उत्तरी प्रदेश में निवास करेगी। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात आएगी तो वो किस
प्रदेश का रहेगा वो रहेगा पूर्वी मैदानी प्रदेश का, क्योंकि यहाँ पे 39% जनसंख्या निवास करती है और ये क्षेत्रफल कितना है 23% क्षेत्रफल है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश की औसत ऊंचाई की बात करें तो वो कितनी रहेगी, वो रहेगी 200 से 350 मीटर है वो इसकी औसत ऊंचाई रहेगी। अब हम बात करें आड़ती पठारी प्रदेश की, तो इसका क्षेत्रफल है वो सबसे कम है, कितना है, ये कुल क्षेत्रफल का 6.89% हिस्सा है वो रखता है और ये राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। और यहाँ पे कुल जनसंख्या का 11% जनसंख्या है वो यहाँ पे निवास करती है और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 500 मीटर रहेगी। आप 300 से 500 मीटर है वो इसकी औसत ऊंचाई मान सकते हैं। तो आड़ती पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी रहेगी 500 मीटर, यानी 300 से 500 मीटर है वो इसकी औसत ऊंचाई मान सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में कवर करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और आड़ती पठारी प्रदेश, इनको अगली वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे। अगर हमारी ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक है वो आपको हमारे YouTube पर भी मिल जाएगी, साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक है वो डाल दूंगा। तो यहाँ से आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस वीडियो की PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद सभी दोस्तों का।